आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने जा रहे हैं, क्रिया परिचय। कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। हिंदी में जापानी भाषा सीखने के इस पाठमाला का आज पाठ 67 है और आज के पाठ का विषय है क्रिया परिचय, लिंग, काल, वचन और रूप का प्रभाव। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल सरल जापानी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा पता है youtube.com/@सरल जापानी। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन जाए। सभी पाठ अब एक जगह। सरल जापानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर आप सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला इस प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हैं और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी 67 पाठ यानी 67 लेसन्स जो अब तक हमने किए हैं, सभी आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। जापानी पाठ 67, क्रिया परिचय, लिंग, काल, वचन, रूप का प्रभाव। तो क्रिया परिचय, क्रिया यानी वर्ब, व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, आपको पता ही होगा। तो क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी कार्य यानी काम, स्थिति या घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है और ये वाक्य के विधेय यानी प्रेडिकेट का मुख्य भाग बन जाता है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट दो भाग होते हैं किसी भी सेंटेंस के। तो वर्ब जो होता है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है, जैसे कि सुनना, बनना, घटित होना, आना, खाना पीना, खेलना, काम करना, सोना, नहाना आदि। ये सभी क्रिया हैं, ये सभी वर्ब्स हैं। और जापानी में वर्ब को क्या कहते हैं? दोशी। दोशी कहते हैं जापानी में वर्ब को। तो कुछ उदाहरण देखिए। तानाका सान सुशी खा रहे हैं। होंडा सान बाजार गए थे। मोतोहिरो सान अगले साल जापान लौट आएंगे। आबे सान संगीत सुन रहे हैं। इशिमोतो सान सुबह से व्यायाम कर रहे हैं। तो इसमें खा रहे हैं, गए थे, लौट आएंगे, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये सब कार्य है, यानी कि ये सब क्रिया है। और आप अगर इन्हें गौर से देखेंगे तो अलग अलग काल का पता चल रहा है। कोई वर्तमान काल है, कोई भूतकाल है, कोई भविष्य काल है। और इस तरह से जो क्रिया और काल है दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा हिंदी में हम लिख रहे हैं। वाक्य में क्रिया के रूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? काल, जो अभी हमने देखा, जो किसी क्रिया के होने के समय की जानकारी देता है। तो काल क्या कहता है कि ये घटना कब घटित हुई थी, कब घटित हो रही है या कब घटित होने वाली है। लिंग यानी जेंडर, सेक्स। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये दो जेंडर हैं। और वचन, एक वचन, बहुवचन, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, जिसे हम अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। उपरोक्त में से एक या कई या सभी किसी भाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के रूप को प्रभावित कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर भाषा में ये क्रिया को प्रभावित करें, लेकिन बहुत से भाषाएं जैसे कि हिंदी ही ले लीजिए। हिंदी में काल, लिंग और वचन की वजह से जो क्रिया का रूप है वो बदल जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर, जैसे खाना खा रहा हूँ, खाऊंगा, खा रहा था, तो काल की वजह से ये तीन अलग ग्रुप हो गए। लिंग, अगर पुल्लिंग हुआ तो खाना खा रहा था, स्त्रीलिंग हुई तो खाना खा रही थी। और वचन, एक वचन हुआ तो खाना खा रहा है, बहुवचन हुआ तो खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से इसमें बदलाव आ जाता है क्रिया के रूप में, काल, लिंग और वचन की वजह से। हिंदी में ये तीनों ही प्रभाव डालते हैं। लेकिन कई भाषाएं हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर स्पेनिश। स्पेनिश में काल और लिंग क्रिया को प्रभावित करते हैं, लेकिन वचन नहीं, यानी कि एक वचन और बहुवचन में कोई अंतर नहीं होता स्पेनिश भाषा में। इसी तरह से अंग्रेजी और जापानी में केवल काल ही क्रिया को प्रभावित करता है, यानी कि जो वर्तमान काल और भविष्य और भूतकाल, ये जो तीन काल हैं, उनकी वजह से क्रिया में
हेरफेर हो सकता है, लिंग और वचन की वजह से नहीं। तो अंग्रेजी और जापानी इस मामले में एक जैसी भाषाएं हैं कि जिनमें लिंग और वचन का कम से कम क्रिया के रूप में क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि जापानी में लिंग या वचन नहीं है। लिंग और वचन को सामने लाने के लिए विशेष शब्द हैं, लेकिन क्रिया के रूप को सीधे सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। यानी कि लिंग तो है, वचन भी है जापानी में, लेकिन वो क्रिया पे कोई असर नहीं डालते, क्रिया का रूप नहीं बदलता, उनकी वजह से कुछ और बदलता है। आगे बढ़ने से पहले नीचे गए पाठों के बारे में अपना ज्ञान ताज़ा कर लें, यानी कि आप रिकैप कर सकते हैं ये पाठ जो हमने किए थे। 22वां पाठ जिसमें हमने एक साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उस पर बात की थी, जिसमें हमने वा पार्टिकल और देस, ये जो क्रिया है, इसके बारे में हमने जानकारी दी थी। 37वें पाठ में हमने लिंग के बारे में बात की थी और उसी में वचन का भी उल्लेख था। तो जेंडर बेसिक्स, लिंग, सेक्स, उसके ऊपर हमने जानकारी दी थी। उसके बाद 59वें पाठ में हमने काल परिचय प्रस्तुत किया था। 60वें पाठ में दा और देस के बीच का जो अंतर है उस पे हमने आपको जानकारी दी थी, क्योंकि ये भी क्रिया है। और इन चारों पाठों के जो YouTube के जो URL या लिंक्स हैं वो हम आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ताकि आपके लिए वो क्विक रेफरेंस हो जाए और अगर आप चाहें तो इन पाठों को दोबारा देख सकते हैं। यदि हम क्रियाओं की बात करें दोस्तों, तो अब तक हमने केवल देस और देशता और दा, इनका ही अध्ययन किया है, जो कि हूं, है, हैं, या फिर भूतकाल हुआ तो था और थे को इंगित करता है। यानी कि बहुत ही बेसिक वर्ब देस और देशता का हमने प्रयोग सीखा, जो कि लगभग सभी वाक्यों में आते हैं। तो अब हम उन क्रियाओं के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे जो विशिष्ट क्रिया यानी कि स्पेसिफिक वर्ब्स का वर्णन करते हैं, जैसे कि खा रहा हूं, जा रहा हूं, सो रहा हूं। तो ये जो स्पेसिफिक एक्शंस हैं, ये जो स्पेसिफिक कार्य है, उनके बारे में जानकारी देने वाले क्रियाओं पर चर्चा अब हम इस पाठ से शुरू कर रहे हैं और आने वाले पाठों में भी वो जारी रहेगा। तो यही है क्रिया परिचय पाठ का उद्देश्य। जापानी भाषा में क्रियाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। अब हम जापानी भाषा के क्रियाओं में घुस रहे हैं, तो देखते हैं कि कौन से 4 भाग हैं जिनमें जो जितने भी वर्ब्स हैं उनको कैटेगराइज किया जा सकता है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 भी है, जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो हम शुरू करेंगे ग्रुप 3 से। अब हम थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि हमने 1 और 2 के बजाय 3 से क्यों शुरू किया। 3 से शुरू करने का रीजन यही है कि इसमें केवल 2 ही वर्ब हैं, इसमें केवल 2 ही क्रिया है। एक है शुरू, जिसका अर्थ है करना, कोई भी काम, कुछ भी करना। जरूरी नहीं, वो काम तो है ही है, क्योंकि क्रिया है तो वो काम ही है, लेकिन जो करने का जो अर्थ दे, उनके लिए हम शुरू का प्रयोग करते हैं, टू डू, शुरू। और दूसरा है कुरु। कुरु का अर्थ है आना। जैसे कि आप, अभी हमने किया नहीं है लेकिन आपने सुना होगा किमास या किमाश्ता, तो वो इसी कुरु का औपचारिक रूप है। तो हम थोड़ी देर में देखेंगे उसमें। अभी के लिए आप बस ये याद रखें कि जो ग्रुप 3 है इसमें केवल 2 ही क्रिया हैं, शुरू और कुरु। शुरू यानी करना, कुरु यानी आना। ये इसलिए इन्हें ग्रुप 3 में रखा गया है क्योंकि ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते, इनका कोई जेनरिक रूल नहीं है। ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में भी फिट नहीं होते, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उनके जो फीचर्स हैं। लेकिन ये जो शुरू और कुरु है, ये उनमें से किसी भी ग्रुप में शामिल हम उन्हें नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेल नहीं खाते उनसे। इसलिए वे ग्रुप 3 के पार्ट बन जाते हैं। ग्रुप 3 में केवल 2 ही वर्ब हैं, शुरू और कुरु। तो हम देखेंगे आगे चल के कि शुरू के साथ कैसे दूसरे शब्द जोड़कर हम अलग अलग तरह के काम करने के अर्थ दे सकते हैं। उससे पहले अब हम ग्रुप 2 पे गौर करेंगे। ग्रुप 2 में वो शब्द आते हैं जिनका अंत हो रहा है इरु या एरु से।
यानी कि जो क्रिया, जो वर्ब्स उनके बेस फॉर्म में, यानी कि उनका जो मौलिक रूप है, उन फॉर्म्स में अगर इरु और एरु से एंड हो रहा है तो वो ग्रुप टू का पार्ट होगा। वर्ब्स दैट एंड इन इरु और एरु इन देयर बेस फॉर्म्स। सो बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म होता है मूल रूप या मौलिक रूप। और अगर आप डिक्शनरी की बात करें, शब्दकोश की बात करें, जिसे जापानी में जिशोकेई कहते हैं, जिशोकेई यानी कि डिक्शनरी, तो उसमें किसी भी शब्द का जो रूप मेंशन होता है उसे बेस फॉर्म कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ताबेरू यानी कि खाना, खाना खाना। तो ताबेरू बेस फॉर्म है। आप पोलाइटली ताबेमास कहते हैं, हम ताबेमाश्ता कहते हैं, तो वो बेस फॉर्म्स नहीं है। आपको डिक्शनरी में, जापानीज शब्दकोश में आपको ताबेमास लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ताबेमाश्ता लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा ताबेरू, क्योंकि ताबेरू बेस फॉर्म है इस वर्ब का। तो यही कहने का उद्देश्य यहाँ पे है कि इरु और एरु से अंत होने वाले जितने भी बेस वर्ब्स हैं वो ग्रुप टू के पार्ट हैं। तो उदाहरण के रूप में मिरु यानी देखना, अकेरु खोलना, और ताबेरु जैसा हमने कहा खाना। मिरु यानी देखना, इसका अगर हम पोलाइट फॉर्म ले तो मिमास हो जाएगा, अकेरिमास हो जाएगा, ताबेमास हो जाएगा। तो इरु एरु से जितने भी वर्ब्स एंड हो रहे हैं वो ग्रुप टू के पार्ट हैं। अब ग्रुप वन, तो बाकी जो वर्ब्स हैं जो ना तो सुरु है ना तो कुरु है, ना ही इरु से खत्म हो रहा है ना ही एरु से खत्म हो रहा है, तो बाकी जो बचे वो क्या है? वो है जो उ से खत्म हो रहे हैं। ये इरु और एरु भी उ से ही खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें रु और इसमें र की ध्वनि भी है, लेकिन जिसमें र नहीं है, केवल उ है, वो ग्रुप वन के पार्ट्स होंगे। और अधिकतर जो क्रियाएं हैं जापानी भाषा के, वो ग्रुप वन के पार्ट में, वो ग्रुप वन में शामिल होते हैं, पहले ग्रुप में शामिल होते हैं। सम वर्ब्स इवन एंड इन इरु एरु ड्यू टू एक्सेप्शंस। तो कुछ व्यतिक्रम भी है, एक्सेप्शंस व्यतिक्रम भी हैं, जिसकी वजह से ग्रुप वन में कुछ क्रियाएं हैं जो इरु या एरु से अंत हो सकते हैं, जबकि इरु और एरु ग्रुप टू के पार्ट हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला वर्ब है आउ। आउ यानी मिलना, किसी से मिलना, टू मीट, आउ। उसके बाद है काउ, कुछ खरीदना, टू बाई समथिंग। योमू, पढ़ना। सुवारू, बैठना। अब देखिए सुवारू जो है, आप कह सकते हैं कि ये रू से खत्म तो हो रहा है लेकिन इरू से खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए सुवारू ग्रुप टू का पार्ट नहीं होगा, ग्रुप वन का पार्ट होगा, क्योंकि ये इरू नहीं है, ये केवल रू है। सुवारू, बैठना। गाम्बारू, टू वर्क हार्ड यानी कि मेहनत करना, परिश्रम करना, उसे गाम्बारू कहते हैं। आउ, काउ, योमू, सुवारू, गाम्बारू, और इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं जो धीरे धीरे हम अपने आने वाले पाठों में इंट्रोड्यूस करेंगे, उनके बारे में डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री ये जो क्रियाएं हैं उनका जो मौलिक जो नियम है वो आपको समझ में आया होगा। कुछ कुछ उदाहरणों से हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन लिस्ट काफ़ी लंबी है जो धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ग्रुप फोर, जैसे कि हमने कहा कि चार भागों में बांटा गया है, तो ये तो हुई बात ग्रुप वन, ग्रुप टू और ग्रुप थ्री की। ग्रुप फोर क्या है? ग्रुप फोर में आते हैं नाउन वर्ब्स यानी कि संज्ञा क्रिया। संज्ञा क्रियाएं आती है ग्रुप फोर में, यानी कि वो क्रियाएं जो जिनका कोई अलग से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उन क्रियाओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वो जुड़ते हैं अपने संज्ञाओं से। कुछ संज्ञाओं के साथ इन क्रियाओं को मिलाकर ही एक ऐसी क्रिया बनती है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज संज्ञा के बिना उस क्रिया का कोई अस्तित्व नहीं है। अब जैसे बेंक्यो सुरु, देखिए सुरु हमने कहा था टू डू समथिंग, कुछ करना,
जो ग्रुप 3 का पार्ट था। अब बेंक्यो शुरू, बेंक्यो एक नाउन है यानी संज्ञा है जिसका अर्थ है स्टडी, अध्ययन। और शुरू अगर हम इसमें लगा देते हैं तो वो एक पूर्ण वर्ब बन जाता है, क्रिया बन जाता है, यानी कि पढ़ना या अध्ययन करना। पढ़ना नहीं, ये अध्ययन करना, स्टडी इस यानी कि अध्ययन करना। तो जैसे कि हमने आपको कहा था शुरू का अर्थ है करना, तो क्या करना, अगर हम सिर्फ करना कहेंगे तो उसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होगा, इसलिए कहा गया है कि उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बेंक्यो शुरू यानी कि करना। अब आपको याद हो पढ़ाई करना या अध्ययन करना। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने एक बॉलीवुड अपना जो अ, जापान और बॉलीवुड वाला जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें हमने एक वीडियो इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने एक फिल्मी गीत आइसुरु आइसुरु का के बारे में जानकारी दी थी कि उसमें उस गीत में किस तरह की गलतियां हुई है। तो उसमें आइसुरु शब्द आया था जिसका अर्थ है प्यार करना। तो सुरु यानी करना और आई यानी कि प्यार। सो आइसुरु आइसुरु मेरा वतन जापान, यानी कि मुझे मेरे वतन जापान से प्यार है। तो इसी तरह से बेंक्योसुरु, देनवासुरु यानी फोन करना, आइसुरु प्यार करना, प्रेम करना। तो ये सब ये वाले इस कैटेगरी में आएंगे। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर हमने ग्रुप 3 में शुरू का यहाँ पे क्यों किया। तो यहाँ पे अगर सिर्फ टू डू, कुछ करने की जो बात है अगर वो कहा गया है तो केवल शुरू अगर है शब्द तो वो ग्रुप 3 के पार्ट में आएगा, अदरवाइज इसमें शुरू का कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता, ये ग्रुप 4 का ही पार्ट बन जाता है। जापानी में क्रिया का रूप निम्नलिखित चीजों से प्रभावित होता है, जैसे कि हमने कहा था, काल, वर्तमान, भविष्य, भूत, सकारात्मक यानी काम हो जाएगा या काम हो रहा है, और नकारात्मक यानी काम नहीं होगा। शैली या रूप, जैसे कि औपचारिक या विनम्र, दैट इज इम्पोलाइट या पोलाइट या फॉर्मल, और अनौपचारिक इनफॉर्मल। अनौपचारिक स्थितियों में क्रिया के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मूल रूप यानी कि बेस फॉर्म, जैसे कि ताबेरू का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप इनफॉर्मली कह रहे हैं कि आप खाना खा रहे हैं तो ताबेरू का प्रयोग आप करेंगे। जबकि विनम्र या औपचारिक स्थितियों में प्रत्यय यानी सफिक्स जोड़ना आवश्यक हो जाता है, तब ताबेरू बन जाता है ताबेमास। मास एक सफिक्स है जो ऐड हो जाता है इस शब्द को पोलाइट और या फॉर्मल बनाने के लिए। तो ताबेरू से हम समझाते हैं आपको, वर्ब प्लस मास, ताबेरू बिकम्स ताबेमास। अब देखिए, जापानी में कोई भविष्य काल नहीं होता, जैसे कि हमने काल परिचय पाठ में आपको बताया था कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है जापानी में, और भूतकाल के लिए एक दूसरे शब्द का प्रयोग होता है। तो मास और देश का प्रयोग हम भविष्य और वर्तमान के लिए प्रयोग करते हैं। और माश्ता देशता इस तरह से जो सफिक्सेस हैं उनके लिए उनका प्रयोग हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस के लिए करते हैं। इसके अलावा है अफर्मेटिव और नेगेटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, और फॉर्मल इनफॉर्मल, जैसे कि हमने कहा औपचारिक और अनौपचारिक। तो ताबेरू बन गया ताबेमास, ताबेमास्ता पास्ट अफर्मेटिव फॉर्मल, और पास्ट अफर्मेटिव प्रेजेंट फ्यूचर अफर्मेटिव फॉर्मल हो गया ताबेमास। ताबेमासेन प्रेजेंट फ्यूचर नेगेटिव फॉर्मल, और ताबेमासेन देशता पास्ट नेगेटिव फॉर्मल। और इनफॉर्मल में ताबेरू तो है ही है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। पास्ट टेंस है ताबेता, जिसके बारे में हम आपको बाद में एक पाठ हम अभी करने जा रहे हैं कुछ ही समय के बाद, तो उसमें आप हम डिटेल्स में आपको 30 जो कॉमन वर्ब्स हैं जापानी के या दैनंदिन जीवन शैली के, उन पर एक पाठ करेंगे, जिसमें हम डिटेल में आपको उन 30 के 30 क्रियाओं के जो विभिन्न रूप हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें हमने शामिल नहीं किया है, अदरवाइज ताबेरू यहाँ पे आप ताबेता कर सकते हैं, ताबेता।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी भाषा में वर्तमान काल और भविष्य काल में कोई खास अंतर नहीं है। वाताशिवा इकिमास, अगर इस तरह से हम कह रहे हैं तो इस उदाहरण में इकिमास जो बेस वर्ब है वो है इकू। इकू, अब देखिए इकू को किस कैटेगरी का वर्ब होगा? ग्रुप वन का, है ना, क्योंकि उ से समाप्त हो रहा है। तो ये ग्रुप वन वर्ब है इकू, और उसी का जो पोलाइट फॉर्मल वर्जन है इकीमास है, जिसका अर्थ है जाना, टू गो, टू गो समवेयर, इकीमास। अब इस वाक्य में वाताशिवा इकीमास से ये स्पष्ट नहीं है कि इसका अर्थ मैं जाता हूं है, या मैं जाऊंगा है, या मैं जा रहा हूं है, क्योंकि इसमें अब वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है जापानी में, इकीमास। तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को स्पेसिफिकली बताना है कि ये किस समय जाना है, किस समय जा रहा है, तो कुछ और शब्दों का प्रयोग इस वाक्य में करना होगा ताकि अर्थ स्पष्ट हो सके। अदरवाइज वाताशिवा इकिमास में हम हमें कुछ खास जानकारी मिल नहीं रही है कि क्या वो इस समय जा रहा है, वो जाने वाला है, या वो जाता है। इस क्रिया के वर्तमान काल, वर्तमान सतत काल या भविष्य काल होने की जानकारी या संकेत बातचीत के दौरान संदर्भ से प्राप्त होगा। यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपको जानकारी मिलेगी कि वो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वर्तमान सतत काल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और या फिर वो फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल है। इस मामले में क्रिया ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करती है। जापानी में क्रिया से आपको कुछ पता नहीं चलने वाला। तो चलिए अब हम कुछ जो साधारण से क्रियाएं हैं जापानी में उनको देखते हैं कि क्या है। नोमीमास, पीना, टू ड्रिंक, यानी इसका जो बेस वर्ब है वो है नोमू। नोमू से ये नोमीमास हुआ है। तो जैसे कि हमने कहा, जब हम 30 क्रियाओं के बारे में जानेंगे तब हम बेस वर्ब और डिटेल में उसके जो फॉर्मल इनफॉर्मल वर्जन है वो सब जानेंगे। तो आज क्योंकि ये परिचय पाठ है, बेसिक इंट्रोडक्शन है आज बस, तो हम आज नोमीमास, मास लगाकर ही सारे वर्ब्स को आपको बताएंगे। नोमीमास, टू ड्रिंक, पीना। ताबेमास, जैसे कि हमने आपको बताया, खाना। काइमास, टू बाई और परचेस, यानी कि खरीदना। ओकीमास, जगना, नींद से जगना या सुबह उठना। नेमास, सोना, सो जाना। इकीमास, जाना कहीं पे। कायरीमास, अपने घर, अपने वतन, अपने गांव, अपने नेटिव प्लेस में वापस आना। मोदोरीमास, वापस आना कहीं से, आप कहीं पे गए थे वहां से वापस आना, उसे मोदोरीमास कहते हैं। तो देखिए कायरीमास और मोदोरीमास में क्या अंतर है। कायरीमास है कि आप अपने ही घर में, अपने ही जगह पे, अपने ही देश में आप लौट रहे हैं, आप जा रहे हैं वहां पे, अपने घर वापस जा रहे हैं, अपने विलेज, सिटी, कंट्री वापस जा रहे हैं। और मोदोरीमास का अर्थ है कि आप एक जगह से, मान लीजिए यहाँ से आपने शुरू किया था, आप कहीं गए थे और वहां से उस जगह पे वापस आ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि वो आप अपने होम कंट्री में या अपने घर पे वापस आ रहे हैं। अब कहीं पे गए थे वहां से वापस आ रहे हैं, इन जनरल मोदोरीमास कहेंगे। और अगर आप अपने घर वापस जा रहे हैं, अपने वतन, अपने देश वापस जा रहे हैं, तो वो कायरीमास हो जाएगा। तो ये फर्क है कायरीमास और मोदोरीमास में, जिसमें ध्यान देने वाली बात है। आसोबीमास, खेलना। हाशिरीमास, दौड़ना, भागना। योमीमास, पढ़ना। हमने कहा था, आपको याद होगा, योमू। योमू बेस वर्ब है, इसी तरह से हाशिरू बेस वर्ब है दौड़ने का। आसोबू खेलने का बेस वर्ब है। इस तरह से आसोबीमास, हाशिरीमास, योमीमास। बेंक्योशिमास, अध्ययन करना, जैसे कि हमने कहा था, बेंक्यो सुरु बन जाएगा बेंक्योशिमास फॉर्मल लैंग्वेज में। बेंक्यो सुरु, बेंक्योशिमास। संपो सुरु, संपोशिमास, चलना या
पैदल चलना, वॉक लेना, संपो शिमास, संपो सुरु से। शी इज यूज्ड इन केस ऑफ नाउन वर्ब्स। तो देखिए, जैसे ग्रुप 4 के जो वर्ब, जैसे हमने कहा था कि संपो के साथ शुरू लगता है, बेंक्यो के साथ शुरू लगता है, बेंक्यो शुरू, संपो शुरू। तो जो फॉर्मल वर्जन्स है उसमें आपको मास से पहले, इस शब्द के बाद, और मास जो सफिक्स है उससे पहले, यानी कि बीच में आपको एक अतिरिक्त शी जोड़ना होगा। तो बेंक्यो शुरू, शुरू के लिए शी ऐड हो जाएगा। बेंक्यो शुरू, शुरू की जगह पे शी आ जाएगा जब हम उसे आप फॉर्मल भाषा में लिखेंगे। बेंक्यो शिमास, सांपो शिमास। तो दोस्तों, यही था आज का पाठ क्रिया परिचय। हमने केवल आज जापानी व्याकरण में जो क्रिया है उसे आपसे उसका आपसे परिचय करवाया, और ये एक इंट्रोडक्टरी था, इंट्रोडक्टरी लेसन था। आने वाले जो लेसन्स है उसमें हम अलग अलग क्रियाओं की चर्चा करेंगे, अलग अलग क्रियाओं की आपको जानकारी देंगे, और साथ ही जो जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा पार्ट आज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पार्ट को देखने के लिए। हम अगले पार्ट में बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आरिगातो गोजाइमास। माताइमाशो।